रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? दो करीबी पॉइंट्स का डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस, दो करीबी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। दो करीबी पॉइंट्स को एक दूसरे से फासले पे दिखाना रेजोल्यूशन कहलाता है। देखिए ये साफ नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से दूर, ये भी नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं, ये भी कम, ये नज़र नहीं आ रहे, ये मुझे नज़र नहीं आ रहे, हालांकि इनके दरमियान में डिस्टेंस मौजूद है लेकिन मेरी आँख नहीं देख पा रही। इस डिस्टेंस को देखने के लिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी? माइक्रोस्कोप का, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना इसका बीच का, वो अब कम हो गया, 0.1 मिलीमीटर से कम हो गया। 0.1 तक था तो नज़र आ रहे थे, देखें ये लेकिन 0.1 मिलीमीटर से कम हो गया डिस्टेंस, तो अब मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, हालांकि डिस्टेंस है। उसको देखने के लिए मैं माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करूँगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन 1000x होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी चीज़ को 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को एक दूसरे से दो करीबी पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं 250 नैनोमीटर तक। 250 नैनोमीटर तक माइक्रोमीटर किसे कहते हैं अभी बता दूंगी। माइक्रोमीटर से जो छोटे का यूनिट होता है वो नैनोमीटर होता है। 250 नैनोमीटर तक कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। उससे नीचे अगर 260 नैनोमीटर है तो फिर वो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उस चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप की होती हैं, एक होती है टैम और एक होती है सैम। टैम जो होती है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है और सैम जो होती है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो यूज़ की जाती है सरफेस टेक्सचर को या सरफेस स्टडी को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो इमेज बनता है वो 2D बनता है, सिर्फ जैसे ये इस तरह का 2 डायमेंशनल इमेज बनेगा। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो इमेज बनेगा वो 3D बनता है, 3 डायमेंशनल बनता है, 1, 2 और ये 3। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो 50 मिलियन तक होती है। और ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम कहते हैं 0.4 एंगस्ट्रॉम तक हम मैग्नीफाई करके से देख सकते हैं। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 2 मिलियन माइक्रोन तक हमें मैग्नीफाई करके दिखा सकती है और 0.4 एंगस्ट्रॉम तक दिखा सकती है। अब नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 नैनोमीटर, 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। ज़ीरो के बाद मज़ीद हम 9 ज़ीरो लगा देंगे तो नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। ज़ीरो के बाद मज़ीद 6 ज़ीरो लगा देंगे तो माइक्रोमीटर बन जाएगा। माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मीटर के। 0.001 मीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 मीटर के। माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। एक जो माइक्रोमीटर है
वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। और इंच में वो किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.0000039 इंचेस के। और इसको हम 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। ये जो माइक्रोमीटर होता है ये 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। जैसे 50 मिलियंथ तक देख सकता है ना, तो ये 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। मीटर का भी लाखवां हिस्सा होता है माइक्रोमीटर। नैनोमीटर किसे कहते हैं? 10⁻⁻9। 1 मीटर में अगर हम ज़ीरो उसके 9 दफ़ा ज़ीरो पीछे ले जाएं तो वो कन्वर्ट हो जाता है नैनोमीटर में। और ये जो नैनोमीटर होता है ये 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। 1 मीटर का 1 बिलियंथ किसी भी मीटर का नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10। ये एंगस्ट्रॉम होता है 110 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 110 बिलियंथ ऑफ अ मीटर और 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी काम की होती हैं और ये बच्चों को जो है पता होनी चाहिए। सिर्फ आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना दिखा रही है, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन अच्छा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, होती है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक दूसरे से अलग किस लिए की गई हैं? सोर्स ऑफ रेडिएशन की बुनियाद पे। लाइट माइक्रोस्कोप में जो हम डेड ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं और हम लाइव ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं जिनके अंदर जान होती है, जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो लिविंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म का इमेज बना के देती है। इसमें विजिबल लाइट यूज़ की जाती है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। जो आम हमारी लाइट है विजिबल लाइट, या तो बल्ब की सूरत में या फिर हमारी सनलाइट। और इसमें जो होती है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाई जाती है और ये इन एक्साइटेशन की मदद से ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और फिर एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट होती है पीछे, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बनता है और इमेज बनने के बाद हम उस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें ग्लास लेंस यूज़ किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ किया जाता है। एक ऐसा लेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, वो लेंस यूज़ किया जाता है। सिंपल लेंस में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, मैंने बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही टाइप का लेंस यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। ऐसे एक ही होगा, चाहे वो 5 का हो, आपकी मर्ज़ी, 10 पे देखना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी, 15 पे देखना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आई पीस पे लगा हुआ होता है और यहाँ पे फिर मैंने आपको से पहले भी समझा सकती हूँ, यहाँ पे लगे हुए होते हैं और लेंसेस। तो ये 5 का भी हो सकता है, ये 40 का भी हो सकता है और ये हो सकता है 10 का। तो 10 कम्बिनेशन ऑफ, ये भी कॉन्वेक्स है, याद रखिएगा, ये भी कॉन्वेक्स है और ये जो लगे हुए हैं ये भी कॉन्वेक्स है। इन्हीं की मदद से मैग्नीफिकेशन हासिल हो जाती है, इन्हीं की वजह से रेजोल्यूशन हासिल हो जाती है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, ये 10x है और ये 40 है। इनका कम्बिनेशन कर लेंगे तो 400x हो जाएगा, इनका कर लेंगे तो 150x हो जाएगा। आप बुक से समझ लें। When we magnify the object beyond a limit, its image become blur। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड कर देते हैं उसकी लिमिट्स से आगे जाकर, तो वो फिर ब्लर हो जाता है, वो हमें नज़र नहीं आने लगता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग किसी भी मोबाइल में जो पिक्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं तो फिर वो उनकी क्लियरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ब्लर हो जाता है, लूज़्स इट्स क्लियरिटी। सही है ना, ये बात समझ में आ रही होगी।
देखें पुअर ब्लर, दिस क्लियरिटी ऑफ इमेज इज़ जर्नली नोन एज रेजोल्यूशन। किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा दिखाना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो चीज़ों को देखें, पुअर रेजोल्यूशन, यहाँ पे हमें चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग अलग नहीं दिख रही, दिख तो रही हैं लेकिन इसमें तो हमें अजीब ही दिख रहा है, और इसमें हमें बेस्ट रेजोल्यूशन दिख रही है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है ये 0.1 नैनोमीटर से कम का है, ये भी 0.1 नैनोमीटर से कम का है, और ये हमारी आँख देख रही है, इसका मतलब है 0.1 नैनोमीटर है। लेस देन पे ऐसा दिखेगा, लेस देन पे ऐसा दिखेगा। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। जब हम इसको देखेंगे तब हमें ये इस तरह से दिखेगा साफ़ सुथरा करके। We can say that it is the capacity of an instrument to separate adjacent form or a object. Minimum distance at which two distinct point or of a specimen can still be seen by observer. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस देखना रेजोल्यूशन कहलाता है। हमारी आँख की रेजोल्यूशन कितनी है? 0.1 नैनोमीटर ही हमें दिख रहा है, लेकिन ये हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है हमारी आँख इनको क्लियर नहीं दिखा पा रही, हालांकि दिखाना चाहिए लेकिन नहीं है। हमारी फितरत ने हमें नहीं इतना कैपेसिटी दी, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें ये इस तरह से दिखाएगी। अभी मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। अ वेरी हाई मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से, चाहे वो अच्छा लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो सिंपल की बात नहीं करेंगे, हम कंपाउंड की बात करेंगे, क्योंकि कंपाउंड जो है वो कम्बिनेशन दे देता है और ज़्यादा उससे चीज़ें मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जो हाई मैग्नीफिकेशन है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी दिखेगी, बट देयर रेजोल्यूशन पावर इज़ लिमिटेड। वेरी हाई मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। मैंने पहले भी बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप की दो टाइप होती हैं, एक सिंपल होती है, कंपाउंड होती है। कंपाउंड की मदद से हमें हाई मैग्नीफिकेशन हासिल होगी, लेकिन जब हम उसे मैग्नीफाई कर लेंगे तो फिर वो हमें इतनी साफ़, उसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी लिमिटेड होती है, बस इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी हैं और तो न्यूक्लियर पोर भी हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ऐसा कोई चीज़ साफ़ सुथरा क्लियर नज़र नहीं आएगी हमें। इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स बेटर दैन ह्यूमन आई। ये सिर्फ 500 गुना ज़्यादा अच्छी होती है साफ़ क्लियर दिखाने के लिए। इतनी ज़्यादा हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से चीज़ें क्लियर विजिबल नज़र नहीं आएंगी, विच इज़ नॉट इनफ फॉर व्यूइंग सम ऑफ द स्मॉलर सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये जो 500 गुना ज़्यादा जो सलाहियत है किसी भी चीज़ को क्लियर देखने की, ऐसे देखने की, ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इनफ नहीं है। तो फिर उन छोटे सब सेलुलर सेल के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है ना। ये किसकी मदद से देखी गई हैं? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखी गई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम्स यूज़ की जा रही हैं, वेव्स यूज़ की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स यूज़ की जा रही हैं, जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की अगर वेवलेंथ जो है वो ऐसी है, ये वेवलेंथ, ये दो लेंथ के अगर ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स ऐसी होंगी। तो ये वेवलेंथ हम जो देख रहे हैं इसके दरमियान शॉर्ट वेवलेंथ है, वेव की लेंथ शॉर्ट है। तो जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस के अंदर जाकर पेनिट्रेट करेगी, कोई भी इसी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट करेगी और फिर उसका क्या बना के देगी? इमेज बना के देगी ज़्यादा क्लियर। ये इतना पेनिट्रेट नहीं करेगी। स्मॉलर सबसेलुलर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉनिक बीम्स विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग। चीज़ों को क्लियर दिखाने की 10,000 गुना ज़्यादा अच्छी सलाहियत होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन आई। 500 गुना हमारी आम माइक्रोस्कोप दिखा सकती है, 10,000 गुना हमारी
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है। जितनी ज़्यादा छोटी वेवलेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करके चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट करेगी और इमेज बना के हमारी आँखों में दिखाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखे गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने दिखा के नहीं दिए हैं ज़्यादातर। कंट्रास्ट रेफर टू द डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटिव टू द स्पेसिमेन। कोई भी स्पेसिमेन है हमारे पास, ये स्पेसिमेन है, ये डार्क होगा तभी ये चीज़ हमें नज़र आएगी। इसे हम कहते हैं कंट्रास्ट। ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक। In order to see colorless or transparent substance, specimen a special type of microscope is required, called phase contrast microscope। अब देखें, वैसे तो हम इस चीज़ों को स्टेन कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं सैफरन की मदद से, एसीटोकार्मिन की मदद से, सैफरन की मदद से, एसीटोकार्मिन की मदद से, एनिलिन डाई की मदद से, फिनाइल एलेनिन की मदद से, और भी बहुत सारे स्टेन हैं, उनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को स्टेन कर लेते हैं। लेकिन वो तो हम लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, लेकिन हमें ये तो हमने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए स्टेन किया है, लेकिन हमने स्टेन यूज़ नहीं किया। तो इस बाज़ औक़ात एक माइक्रोस्कोप होती है जिसे हम कहते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये ख़ुद ब खुद चीज़ों को इस तरह दिखाती है, कंट्रास्ट करके दिखाती है कि हम कलरलेस और ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरी माइक्रोस्कोप है जिसे हम कहते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अमूमन ये लैब में नहीं होती। लैब में जो होती है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, इधर सिंपल होती है या फिर कंपाउंड होती है। तो फिर वो सिंपल और कंपाउंड के लिए हम स्टेन यूज़ करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली माइक्रोस्कोप हो लैब में तो फिर हमें स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कलरलेस और ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो हैं वो कंट्रास्ट करके खुद ही ये दिखाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होती है चीज़ों को अलहदा करके दिखाती है। इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग अलग करके दिखाना। इन लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज़ ऑफन ऑब्टेन बाय स्टेनिंग ऑफ द मटेरियल। मैंने अभी समझाया कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम कंट्रास्ट जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाली नहीं जो दिखाती है खुद से। तो हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं स्टेन करके मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ सैफरन या फिर एसीटोकार्मिन। तो जिसकी मदद से हमारा जो, अगर हम बात करें, ये सेल है हमारे पास, प्लांट सेल, तो न्यूक्लियस अलग दिखेगा साहब, अलग कलर के दिख रहे हैं, ये अलग कलर के दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अलग दिखेगा, सेल वॉल अलग दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन अलग दिखेगी। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। 2-3 इसकी वीडियोज़ हैं बनी हुई हैं, जो आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। ये हमारे पास रेटिना है, ये सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है, ये कोई भी सब्जेक्ट है जो हम देख रहे हैं, और ये वर्चुअल इमेज बना है। मैग्नीफिकेशन विद अ सिंपल थिन लेंस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है जिसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ होता है। ये यहाँ पे फूल है और ये फूल जो है वो हमें, ये फूल बड़ा है नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, ये नकली इमेज हमारी आंखों को ये जो बड़ा करके दिखाया गया है ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ये बड़ा करके दिख रहा है, और किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हमने कैसे पॉसिबल किया, इस मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से।
हमारे पास होता तो हमें इतना बड़ा दिखता, लेकिन हमारे पास ऐसी मैग्नीफिकेशन नहीं है हमारी आँखों में, तो हमने ये लेंस यूज़ करके किसी भी चीज़ को इतना बड़ा करके देख लिया। लेकिन ये असल में ऐसा नहीं है। चीज़ों को बड़ा करके दिखाना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है यहाँ पे जो बड़ा बना है। मैग्नीफिकेशन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। वो होती नहीं असल में इतनी बड़ी, जितनी माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसे बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से 10,000 गुना बड़ी किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। और ये मैग्नीफिकेशन हमें हासिल हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आई पीस की पावर को ऑब्जेक्टिव पावर की माइक्रो मैग्नीफिकेशन से। ये मैंने सारा समझा दिया है, लेक्चर्स में मौजूद है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। माइक्रोस्कोपी के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। बड़ा करके देखना, बड़ा करके साथ देखने के साथ उसे क्लियर देखना, क्लियर देखने के साथ साथ उसे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग अलग देखना। बड़ा करके देखना ही सही नहीं होता, 2 चीज़ों को अलग अलग करके देखना भी ज़रूरी होता है। ना सिर्फ देखना ज़रूरी होता है बल्कि उनके कलर्स को अलग अलग करके देखना भी ज़रूरी होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया माइक्रोस्कोपी का। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। 3-4 वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए ताकि आपका MCQs का पोर्शन अच्छा निकल सके और आप अच्छे से अच्छा जो है वो पढ़ सकें और इम्तहान में अच्छे नंबर ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।